हेलो दोस्तों, चलिए मैं ओमकार मौर्य अपने इस YouTube चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में। ये जो आपका चैप्टर है, जो प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब तक हमने इसका फर्स्ट चैप्टर जो ये चैप्टर रहा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, हमने टोटली पूरा कई पार्ट में उसको कंप्लीट करवा दिया। थर्ड चैप्टर में हमने पार्ट 1 हमने कर दिया था। ये पार्ट जो है आपका 2 है। इसमें हम बंधुत्व जाति तथा वर्ग में जो हमारा जो राजनीतिक समाज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा राजनीति है इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये जो चैप्टर है इसको हम बुद्ध काल, सुक्त काल या महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। यानी ये चैप्टर है, इसमें आपको जनपद काल यानी जनपदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जनपदों में हमने क्या किया, अर्थव्यवस्था को हमने पढ़ लिया था, अर्थव्यवस्था को हमने पढ़ लिया था, समाज को भी लगभग हमने पढ़ लिया था। अब जो है हमें क्या, राजनीति को पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर आ जाएंगे और देखेंगे कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय के पीछे क्या कारण रहा, उसके प्रसार के पीछे क्या कारण रहा, उनकी शिक्षाओं को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम महावीर जैन एवं बौद्ध धर्म के जो स्वामी हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो इसी के क्रम में कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने जो जनपदों में हमने जो जनपद था इसके अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था, समाज के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं राजनीतिक जनपद काल, या जिसे बौद्ध काल के नाम से जानते हैं, इसके जो है राजनीति के बारे में हम पढ़ते हैं। और राजनीति क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था समाज में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये जब आप पढ़ लेंगे तब जाके आप जो है बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, इनकी शिक्षाओं उस समय के समाज के लिए किस तरह अनुकूल रहा, इसको आप बहुत ही आसानी से जान लेंगे। तो देर न करते हुए इसी के क्रम में हम अपने सेशन को जो है हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं बुद्ध योगी राजनीति, यानी जो जनपद काल था, जो सूत्र काल था, या जो बुद्ध काल, इसको तीनों को एक ही नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग है, इसमें जो है ना, आपको जो है गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, जनपदों के बारे में पढ़ना पड़ता है। और ये जो काल है आपका 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व तक समय को पढ़ना पड़ेगा। इस 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक जो पढ़ेंगे आप, इसको, इस कालखंड को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि बुद्ध काल, सूत्र काल और महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसमें हम जो है जनपद काल, हम राजनीति को देख लेते हैं कि राजनीति यानी राजनीति में प्रशासन कैसे था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थे, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो आप राजनीति ऐसा डाल सकते हैं, राजनीति, राजनीति ऐसा आप डाल के आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, समकालीन साहित्य में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी जो समकालीन उस समय जितने भी साहित्य थे, जैसे जैन साहित्य थे, उन जैन साहित्य से क्या कर, जैन साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से क्या महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का क्या उल्लेख मिलता है। यानी समकालीन, यानी उस समय में जो जैन धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, जो उसके धर्म ग्रंथ है, इसके माध्यम से हमें क्या 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। आप जानते हैं जनपद और महाजनपद में क्या अंतर होता है, यानी जनपद, महाजनपद दोनों में क्या अंतर होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अन्य राजनीतिक की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जनपद, महाजनपद, और एक और शब्द आप जान लीजिए, जन,
ये तीन चीज है, जन, जनपद, महाजनपद। देखिए जन जो होता था ये एक प्रकार का कबीला होता था, एक प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र होता था, एक प्रकार का गांव जैसी कोई संरचना होती थी। आप ऐसा समझे, जन जो होता था एक प्रकार का कबीला हो गया, कबीला हो गया, गांव हो गया, गांव हो गया, या एक प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र होता था जो कई सारे लोगों के, कई सारे समुदायों के सहयोग से और उनके मिलाव से क्या ये जन बनता था। आमतौर पे जो जन होता था इसका नेतृत्व करता था कौन, सरदार करता था, सरदार करता था। और इसे हम औपचारिक रूप में से हम राजा भी कह सकते हैं कि क्या राजा था इस जन का। ठीक है, तो जन एकमात्र जन जो था, एकमात्र जन जो था एक तरह का क्या कबीला था। कबीला मतलब एक गांव था, एक गांव था जिसमें कई सारे समूह, समुदाय, वर्ग के लोग आपस में रहते थे और वहां का शासन जो चलाता था उसको हम सरदार कहते थे। सरदार लोग चुनते थे और सरदार को कहीं ना कहीं हम औपचारिक रूप से हम राजा कह सकते थे। वो क्या उस जन को संभालता था, उस जन को देखता था, जो भी चीजें था उसको हैंडल करता था। साथ ही साथ जो सरदार होता था उस जन के लोगों से क्या भेंट लेता था, भेंट जो भी उपहार में कुछ कोई दे दिया, कोई अनाज दे दिया, कोई पशु दे दिया, कोई किसी पशु का मांस दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसको भेंट के रूप में वो ले लेता था। बदले में क्या करता था, जो जन, जो कबीला, जो गांव होता था वहाँ के लोगों की सुरक्षा करता था, चाहे जानवरों से हो गया, चाहे पशुचारों की पशुओं की सुरक्षा हो गया, पशुचारों की देखभाल करना, चारागाह की क्या देखभाल आमतौर पे करता था, तो जन होता था। तो एक समय ऐसा था जब पूरे भारत में ऐसे छोटे छोटे जन, ऐसे छोटे जैसे ये आप मान लीजिए ये पूरा अपना भारत है, ठीक, तो ये छोटे इस तरीके से कुछ इस तरह ऐसे छोटे ये क्या जन थे। ऐसे छोटे छोटे क्या थे, ये पूरा क्या होते थे, ये क्या जन थे। एक तरह से क्या ये पूरा क्या जन थे। ठीक है, बाद में जैसे 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 समय बीता तो बाद में जन क्या हो गए, ये जनपद में बदल गए। धीरे धीरे यही जो कबीले थे, जो गांव थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, धीरे धीरे क्या विकास हुआ और ये धीरे धीरे ग्रामीण गांव की जगह गांव से क्या हो गए, नगर हो गए। यानी ग्रामीण क्षेत्र से बढ़ के, कबीलाई क्षेत्र से बढ़ के ये नगरीकरण में आ गए, शहर में आ गए, नगर में आ गए। और धीरे धीरे जो ये जन था इनका विस्तार होता गया और ये बढ़ गए। जहाँ पर जन इतना छोटा था तो अब जनपद जो हो गया इतना बड़ा हो गया, या दो जन मिलके जनपद हो गया, या चार पांच जन मिलके, जैसे ये चार पांच जन मिलके क्या एक जनपद बना लिए, एक क्या एक जनपद बना लिए, अब इसी जनपद बना लिए। और ये क्या सारे के सारे क्या हो गए, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से क्या ये मजबूत हो गए। यहाँ पे अब क्या कृषि होने लगा, पशुपालन होने लगा, व्यापार होने लगा। यहाँ का अब शासन कौन देख रहा है, राजा देखता था। अब जो राजा देखता था ये इन जनपद से क्या करता था, लोगों से टैक्स लेता था, क्या टैक्स लेता था, लोगों की देखभाल करता था, सुरक्षा करता था, अन्य जरूरत की चीजों देता था। साथ ही साथ क्या करता था, साथ ही साथ जो होता था, ये जो राजा होता था ये अपने साम्राज्य का यानी ये अपने जनपद का विस्तार करता था और जनपद की सुरक्षा आमतौर पे करता था। तो ये बता रहा है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक अगर हम राजनीति को देखें तो ऐसे बहुत सारे हमके क्या जनपद के, यानी ऐसे कई सारे क्या महाजनपदों की क्या हमें जानकारी मिलती है। तो अभी जनपद हो गए, ठीक है, तो ये क्या जनपद हो गए। फिर जैसे 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 समय बीता तो ये धीरे धीरे क्या जो जनपद थे, जनपद और बड़े होते गए और बड़े होते होते क्या ये जनपद क्या होने लगे, महाजनपद बन गए। क्या हो गए, एक महाजनपद हो गए। कई सारे जनपद मिलके एक महाजनपद का निर्माण किए। अगर आप इसको वर्तमान के संदर्भ में देखो, वर्तमान के संदर्भ में अगर आप देखो तो आप कुछ ऐसा समझिए कि जन उस समय एक गांव होता था, जन उस समय एक गांव होता था ऐसा समझिए, और जनपद उस समय शहर या जिला जैसा होता था, जिला होता था उस समय। और महाजनपद एक क्या अपने आप में राज्य होता था। राज्य का मतलब स्टेट से नहीं, कंट्री से, कंट्री से किसे, राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, कंट्री से, यानी वो एक अपने आप में एक देश होता था, ऐसा होता था उस समय। ठीक है, तो छोटे छोटे उस समय जन थे, जन से मिलकर जनपद बना, जिससे शहर
हम कहें यह एक जिला होता था। फिर उसके बाद क्या होता था, इन कई सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद मिलता था, जिसका क्या होता था, राजा होता था। राजा होता था और राजा क्या होता था, इस महाजनपद पर शासन करता था, शासन चलाता था, और उसका क्या यह राज्य होता था, उसका यह राज्य होता था। राज्य यानी वहां का समझ लो वो मालिक है, वहां का वो राजा है, उसका समझ लो एक तरह से वो देश है। आज के अगर संदर्भ में देखो तो ये बता रहा है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक जो अगर हम राजनीति को देखें तो हमको क्या महाजनपदों का हमको उल्लेख मिलता है। कहाँ पर उल्लेख मिलता है, हमको ये उल्लेख दो जगह मिलता है। एक हमें मिलता है जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें हमको मिलता है, जो साहित्य हैं उनमें मिलता है। फिर इसके साथ साथ जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनमें क्या हमें इस चीज का क्या जिक्र मिलता है। अब मैं उनका थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं। अगर आप देखें तो जैसे कि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये जो उस समय क्या था, ये समय आते आते क्या होने लगे, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलने लगी। अब जब ये 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है तो दो जगह से ही मिलती है, एक जैन धर्म साहित्य एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों से मिलती है। अब मैं इसका मैं लिख दूं, मैं उन साहित्यों का जिक्र कर दूं, क्योंकि एमसीक्यू के रूप में ये इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट है, एक डाटा है, डाटा सॉरी ये एक डाटा है, ये आपका जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर जैन, अगर मैं लिख दूं जैन ग्रंथ साहित्य, जैन ग्रंथ साहित्य में क्या है आपका भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र है। वहीं पर अगर हम बौद्ध धर्म साहित्य, बौद्ध धर्म अगर हम साहित्य को ले लें, बौद्ध धर्म अगर हम साहित्य को ले लें तो इसमें क्या अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, यानी इन दोनों जगह से हमें क्या हमको क्या 16 महाजनपदों की क्या जानकारी मिलती है। उस समय क्या 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब मैंने आप लोग को बता दिया कि जन क्या होता था, जन एक तरह से कबीला होता था, या आप गांव मान लो। जनपद क्या होता है, इन सभी कबीलों या इन सभी गांव को मिलाकर जनपद बनता था, जिसको हम शहर कह सकते हैं, बहुत बड़ा था, या अपने समय में एक जिला होता था। महाजनपद क्या होता था, इन सभी शहरों या इन सभी जिलों को मिलाकर एक राज्य बनता था। उस समय राज्य पर राजा शासन करता था, तो राजा के लिए वो राज्य तो था, हम लोग के लिए क्या एक देश था, यानी राजा के, तो उस समय जो राजा था उसका वो राज्य होता था। तो राजा के लिए वो जो राज्य था उसके लिए अपने ही नियम कानून कायदे चलते थे, अपना ही साम्राज्य चलता था, अपने ही उसका खुद का सीना होता था। समझिए वो राज्य ही क्या था, उसका अपना एक देश होता था। उस समय देश जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, उस समय राजा और राज्य चल रहा था। ठीक है, ठीक है, जैसे नेपाल क्या देश है तो उसको राज्य भी हम कह सकते हैं, बस आज के समय में राज्य उसको नहीं कहेंगे, लेकिन है तो देश। तो वो अगर हम 500 साल पहले चल जाए तो वहां का कोई राजा होता तो कहता है ये मेरा राज्य है, लेकिन है क्या वो भी एक देश। ठीक है, आप ऐसा समझिए। तो जितने भी ये राज्य होता था, ये राज्य होता था, ये आपस में क्या स्वतंत्र होते थे, किसी पर निर्भर नहीं होते थे। उस समय जो राज्य होते थे वो देश जैसे ही होते थे। जैसे आज कोई देश स्वतंत्र है अपने विदेश नीति में, अपने व्यापार में, अपने संचार में, अपने परिवहन में, वैसे राज्य भी स्वतंत्र होते थे। वैसे प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सेनाएं होती थी। कुछ इस तरह से आप समझिए। ठीक है, तो इन दो जगहों से क्या हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मैं आप लोग से ये कहूंगा कि आप जो है एक छोटा सा स्क्रीन शॉट ले लें, क्योंकि ये हमेशा पूछता है एमसीक्यू के रूप में कि 16 महाजनपदों का जिक्र हमें कहाँ से मिलता है। तो आप हमेशा याद रखिए भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से हमें मिलता है। अब आगे देखिए, इन महाद्वीपों में अधिकांश राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र भी थे, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप थे, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की अगर मैं बात करूं, जैसे आप एग्जांपल तब समझिए, ये जो है हमारा ये आप ऐसा समझिए,
ये आप कुछ इस तरह में जरा एक समय दीजिए हमें थोड़ा सा। ये समझ लीजिए ये आपका हमारा क्या भारत है, ये क्या है भारत है। समझ लीजिए हमारा भारत है, और ये भारत है तो ये क्या हमारा है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये जो हमारा नेपाल का है, ये भूटान है, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होते थे ये मिलकर क्या एक उपमहाद्वीप का निर्माण करते थे। क्योंकि इसके बाद अगर हम जाएंगे इधर तो आपका पर्वत मिलेगा, इधर पठार मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इसलिए और इधर समुद्र है हमारा। तो ये बाकी एशिया की बाकी क्षेत्रों से क्या ये अलग है, ये अलग है इतना क्षेत्र, इसलिए इसको एक उप महाद्वीप कहा गया, उप महाद्वीप कहा गया, महाद्वीप कहा गया। तो कहा है कि इस उप महाद्वीप में अगर आप देखें, अगर इस उप महाद्वीप में देखें तो आपको जितने भी महाजनपद दिखाए गए सारे सारे क्या थे, राजतंत्र थे, राजतंत्र, राजतंत्र थे, यानी राजा का शासन चलता था। जबकि कुछ गणतंत्र मिले। गणतंत्र का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक महाजनपद है, उस महाजनपद में जो भी फैसले लिए जाते थे वो किसी एक व्यक्ति द्वारा ना लेते हुए कई सारे समूह मिलके, कई सारे लोग मिलके क्या करते थे, उसका क्या फैसला लेते थे। जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए ये क्या एक जनपद है, अब इस जनपद है, इसमें मान लीजिए इसको 10 भागों में ऐसा बांट दिया गया, ऐसा बांट दिया गया। प्रत्येक से एक गण होता था, एक व्यक्ति होता था, एक गण होता था, वहां पर क्या एक व्यक्ति होता था। टोटल मान लीजिए ये, अब मैंने गिना नहीं, आप तीन, अब मान लीजिए 16 है, मान लीजिए 16 है, ठीक है। अब ये 16 है तो 16 से 16 व्यक्ति आएंगे। अब इसके महाजनपद में जो भी कुछ करना है ये क्या करेंगे, 16 गण से 16 व्यक्ति हैं, ये क्या करेंगे मिलकर एक फैसला लेंगे, तो जाकर यहाँ पर क्या कोई काम होगा, यानी सब लोग मिलकर फैसला लेते थे। तो कहने का क्या मतलब होता था, उस समय क्या होता था, यहाँ पे क्या गण होता था, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो राजतंत्र थे और कुछ ऐसे क्षेत्र जो गणतंत्र थे। सर्वाधिक राजतंत्र ही था, एक दो जगह ऐसे थे जो गणतंत्र थे, यानी गणों का शासन होता था। फैसले लेना राजा के अधिकार में पूर्ता नहीं था, कई सारे लोग मिलकर क्या करते थे, फैसले लेते थे उस क्षेत्र का। ठीक है, अब मैं उसका भी उल्लेख कर दूं कि गणतंत्र कौन था 16 महाजनपदों में, या तो फिर आपको परेशानी होगी। मैं इसका आगे चल के क्या जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा तो वो जो क्या गणतंत्र से ही बिलोंग थे उसके बारे में जिक्र करूंगा। अब अभी रुके रहिए, अब आगे देखिए। साक्ष्यों से श्रेणीबद्ध अधिकारियों की जानकारी मिलती है, जैसे उच्च अधिकारियों के लिए, यानी जो साक्ष्य थे, जो साहित्य थे। देखिए इस समय में हमें जो भी जानकारी मिलती है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथ साहित्यों से ही जानकारी मिलती है। जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उस साक्ष्यों के आधार पर हमें श्रेणीबद्ध का मतलब, जैसे कि ये एक व्यक्ति है, छोटा है, उसके ऊपर एक मिनट आप समझिए, मान लीजिए ये एक बड़ा अधिकारी है, इसके नीचे ये दो छोटे छोटे अधिकारी हो गए, फिर इन दोनों के नीचे फिर क्या ये जो है तीन अधिकारी हो गए, फिर इनके नीचे भी ऐसे क्या, इसके नीचे भी कुछ 1 2 3 4 5 अधिकारी है। अब इसके नीचे भी अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके क्या कर देते हैं, छोटे 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 ये क्या कुछ इस तरीके से अधिकारी इनके पास भी होते थे, कुछ इस तरीके से। तो श्रेणीबद्ध यानी एक श्रेणीबद्ध में क्या अधिकारी मिलते थे, छोटे से लेकर बड़े तक क्या अधिकारी मिलते थे। जैसे कुछ अधिकारियों को अगर आप देखें, जैसे कुछ अधिकारियों का मैं अगर जिक्र करूं, उच्च अधिकारी का, जैसे उच्च अधिकारी का अगर अधिकारी का मैं अगर जिक्र करूं तो आप देख सकते हैं महामात्र आयुक्त का, महामात्र उच्च अधिकारी को महामात्र कहते थे। अधिकारियों का अन्य श्रेणी का आयुक्त का भी उल्लेख होता है, यानी उच्च अधिकारी को महामात्र मात्र कहते थे। यानी उस समय जो राजनीति थी, जो राजतंत्र हो, उस राजतंत्र में उच्च श्रेणी बंद क्या करते थे, छोटे से लेकर बड़े तक ऐसे क्या होते थे अधिकारी मिलते थे। और जो अधिकारी मिलते थे
उसमें से सबसे उच्च जो अधिकारी था उसका नाम था महामात्र था। जैसे अगर आप वर्तमान भारत के अगर संदर्भ में ले तो वर्तमान भारत के संदर्भ में सबसे उच्च अधिकारी कौन सा पद होता है भारत में? सचिव का होता है, सचिव का होता है, सचिव का होता है। ये जो सचिव होते हैं क्या होते हैं? एक आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। आईएएस में आपके जैसे एसडीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, फिर उसके बाद आपके डीएम हो गए। ये क्या होते हैं? ये कई साल सर्विस देंगे तो जाके ये सचिव क्या बनते हैं? कई साल सर्विस देने के बाद क्या ये मंत्रालय में सचिव बनते हैं। तो भारत में क्या सचिव का जो पद है सबसे ऊंचा पद होता है। उस समय राजनीति को अगर देखें तो क्या होता था? जो उच्च अधिकारियों में महामात्र सबसे ऊंचा पद होता था। ठीक है, महामत होता था। राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में बलि साधक भू राजस्व वसूलने वाले एक छठा हिस्सा शुल्काध्यक्ष चुंगी कर वसूलने वाला होता था। यानी ये अधिकारी भी होते थे, जैसे कि शुल्का अध्यक्ष। अब देखिए राजस्व प्रशासन में अगर आप राजस्व प्रशासन को देखें तो राजस्व प्रशासन में कुछ लोगों को कुछ तरह के कर देने पड़ते थे। अब कैसा किस तरह के कर देने पड़ते थे मैं उसके बारे में मैं आपको बताता था। राजस्व के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजस्व के क्षेत्र में बलि शोधक कर देना, यानी कोई अगर बलि भी चढ़ाता था तो उसके लिए भी कर देना पड़ता था। फिर उसके बाद जो अनाज होता था उसका एक छठा हिस्सा क्या होता था? यानी आपने अगर 100 बोरे गेहूं उगाए तो 100 बोरे में से गेहूं में से क्या करना पड़ेगा? इसे आप 6 हिस्से कर दो, 6 हिस्से में से एक हिस्सा क्या आपको देना पड़ता था। ठीक है, तो इतना का कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वसूला जाता था। अब इसको कौन वसूलता था? इसके लिए शुल्काध्यक्ष शुल्काध्यक्ष नामक अधिकारी होता था जो क्या चुंगी कर वसूलने वाला है। शुल्काध्यक्ष जो कि राजस्व और चुंगी कर वसूलता था। चुंगी कर ये छोटे मोटे एक कर होते थे, इसको चुंगी कर आमतौर पे कहते थे। वहीं पर जो आपका अन्य जो राजस्व से संबंधित जो टैक्स था ये कौन था? ये शुल्काध्यक्ष क्या करता था? उसकी वसूली करता था। और आगे देखिए वेतन भोगी एवं विशाल सेना की जानकारी मिलती थी। इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ जो था विशाल सेना की जानकारी, यानी वेतन भोगी, यानी जितने भी कर्मचारी थे इनको वेतन दिया जाता था, यानी वेतन दिया जाता था। साथ ही साथ विशाल सेना की जानकारी हो गया, विशाल सेना हो गया, विशाल सेना की जानकारी इत्यादि क्षेत्र की क्या जानकारी मिलती थी। ये कब 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक इसकी जानकारी मिलने लगी। धीरे धीरे जानकारी मिलने लगी, जानकारी मिली। एवं जो दीवानी और फौजदारी मामलों को पृथक किए जाने की शुरुआत होने लगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या दीवानी और जो फौजदारी मामलों थे उसके जो उसको पृथक किए जाने लगे। अब सवाल उठता है कि दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं? देखिए जो दीवानी मामले होते हैं जिसको हम सिविल मैटर कहते हैं, और जो फौजदारी जो मामले होते हैं उसको क्रिमिनल मैटर कहते हैं। जो दीवानी मामले होते थे, देखो आज के समय जो दीवानी मामला है और जो फौजदारी मामला है आज जिस तरह ठीक है, अगर ऐसा है इस तरह का तो उस समय ठीक ऐसा ना होते, कुछ इस तरीके से ऐसा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, प्राचीन समय में दो तरह के मामले होते थे, एक दीवानी एक फौजदारी। तो दीवानी मामले में क्या होता था? प्राचीन समय में राजस्व से संबंधित मुद्दे आते थे। राजस्व यानी राजस्व संबंधित मुद्दे होते थे। यानी उस समय जो दीवानी मैटर था उसमें क्या थे? राजस्व से संबंधित जितने मुद्दे हो गए, जितने भी समस्या हो गए थे, इस तरह के मुद्दे आते थे। वर्तमान में भी अगर देखो तो दीवानी कानून में राजस्व से संबंधित आमतौर पर मुद्दे आते हैं, लेकिन इसके तहत जो सिविल मैटर हो गए, जैसे जमीन का झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, ये अन्य छोटे मोटे इस तरह के जो अपराध हो गए, ये क्या होते थे? ये इसमें सिविल यानी दीवानी में आते हैं। और फौजदारी में जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई,
इस तरह के क्या क्षेत्र जो है ये फौजदारी में आते थे। तो उस समय भी राजस्व और उस समय भी दीवानी एवं फौजदारी तरह के क्या होते थे, मामलों को पृथक किया गया। पृथक यानी अलग किया गया कि दीवानी मामले में राजस्व से संबंधित आएगा, जबकि फौजदारी में इस तरह के क्या होंगे, जो समस्या होते थे वो सारे के सारी चीजें क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, लेकिन आज दीवानी मामले में जिन जिन समस्याओं का जिक्र आता है उस समय उतना नहीं था। उस समय दीवानी मामले में केवल राजस्व संबंधी ही मुद्दे देखे जाते थे और उस समय बहुत व्यवस्थित रूप से ना इन चीजों को अलग नहीं किया गया। मैंने कहा ना कि जब कोई काम की शुरुआत की जाती है तो बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं की जाती है। अगर हम आदि मानव थे, जब हम शिकारी थे जब हम शिकार करते थे और फल इकट्ठा करके खाते थे, जब हमने कृषि करना प्रारंभ किया तो ऐसा नहीं कि बहुत व्यवस्थित हमने कृषि किया, हमारे पास तकनीक थी, हमारे पास योग्यता थी या अन्य चीजें थी, नहीं, हमने बहुत व्यवस्थित कृषि नहीं किया, बहुत उजड़ी खिजड़ी कुछ इस तरह की हमने खेती करना प्रारंभ किया। फिर धीरे 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 निरंतर उसमें परिश्रम से, निरंतर उसमें समय से, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे उसमें का विकास हुआ, धीरे धीरे बदलाव आया। यानी हम जब कोई काम करते हैं तो पूर्णतः व्यवस्थित नहीं होता, वो अव्यवस्थित होते हैं और सालों लग जाते हैं उसमें व्यवस्था आने में। तो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक जो दीवानी और जो फौजदारी जो मामले थे बहुत व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन हाँ उस समय भी पृथक किया गया, पृथक करने की शुरुआत की गई थी, इसका हमें साक्ष्य मिलता है। अब धीरे 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 क्या इसमें विकास हो गया, यानी इसमें पृथक किया जाएगा, इसका दोनों को एकदम अलग किया जाएगा, दोनों के अलग नियम कानून कायदे धीरे धीरे समाज में बढ़ता आपको जाएगा। तो उस समय क्या था, दीवानी एवं फौजदारी मामले को पृथक किए जाने का भी क्या आपको साक्ष्य मिलता है। और ये साक्ष्य कहाँ मिलता है, मैंने बताया ना कि जैन धर्म में भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, यहाँ से ही हमको क्या राजनीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए, मिलती है। हालांकि व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन की जानकारी नहीं मिली। मैंने कहा कि व्यवस्थित नहीं था, क्योंकि जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो शुरुआत जब करते हैं तो कोई व्यवस्थित चीजें नहीं होती, वो धीरे 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 एक सिस्टम आता है, एक व्यवस्था में आता है। यानी कि डायरेक्ट ऐसा व्यवस्था में आ गया, धीरे 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 ऐसा व्यवस्था में आता है। आप इस बात को आप ध्यान दें। अब आगे देखिए, ग्राम प्रमुख ग्रामिक या जो ग्राम प्रमुख होता है उसको ग्रामिक कहते थे। ठीक है, ग्रामनिक और ग्रामिक कहते थे, यानी जो गांव का उस समय जो प्रमुख होता था उसको ग्रामिक या ग्रामनिक कहते थे। यानी जो गांव का जो प्रमुख है, जैसे आप वर्तमान समय में देख लें, जो हमारा गांव है, आपका गांव, इस गांव का जो अध्यक्ष कौन रहेगा, सरपंच रहता है, सरपंच हो गया, या आप प्रधान कह लो, या आप चौधरी कह लो, या मुखिया कह लो। क्या आज जो क्या गांव का क्या ये अध्यक्ष होते हैं, उस समय गांव का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामिक, और जो ये प्रमुख होता था ये सरकारी कर्मचारी होता था, एक बात ध्यान रखिएगा कि गांव का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामिक या ग्रामनिक कहते थे। ग्रामिक या एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है ग्रामनिक या ग्रामिक कहते हैं, ग्रामनिक या ग्रामिक, इसको हम ग्रामनिक या ग्रामिक कहते थे। और ये सरकारी होता था, गांव का प्रमुख होता था, यानी जो गांव का उस समय प्रमुख होता था वो सरकारी होता था, उसको या तो हम ग्रामिक कहते थे या हम ग्रामनिक नाम से हम जानते थे। और आगे देखिए, सभी समिति जैसे संस्थाओं के स्थान पर परिषद नामक सलाहकारी संस्था, यानी सभा समिति के नाम पर उस समय पहले क्या था, 600 ईसा पर पहले क्या था, सभा समिति होती थी, यानी एक सभा होती थी। सभा क्या होती है और परिषद क्या होती है, समझो, अंतर समझिए। पहले जो सभा होता था, सभा जब होती है इसमें सभी वर्ग के सभी लोगों को सामान्यतः भाग लेने का अवसर दिया जाता था, चाहे आप कोई किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, सामान्यतः कुछ अपवाद को छोड़, सामान्यतः भाग लेने
का अधिकार, समानता भाग लेने का अधिकार। और जो सभा जो समिति होती थी, जब इसमें कोई भाग लेता था तो वह अगर राजा को या सरदार को सलाह देते थे तो राजा क्या इसको मानता था, मतलब बाध्यकारी नहीं था लेकिन एक तरह से सलाह को मानता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो इस समय में क्या होने लगा, जहाँ पर पहले राजा जैसे चीजें थी, जो राजा था क्या था, जो पहले क्या था आपका जो सभा समिति थी, यहाँ पर कोई भी धर्म जाति के लोग शामिल हो जाते थे, कुछ सलाह देते थे राजा को, तो राजा के लिए बाध्यकारी तो नहीं था लेकिन हाँ राजा एक बार सुनता था, मानता था, उसको सोचता था, विचारता था। लेकिन अब क्या होने रहा है, ये सभा समिति क्या एक परिषद हो गया, एक परिषद हो गया, एक परिषद यानी काउंसिल हो गया। अब इस काउंसिल में क्या हो गया, काउंसिल हो गया। इस काउंसिल से अब क्या होने लगा कि जो पहले जो सभा थी समिति थी उसमें कोई भी भाग ले लेता, समान था। परिषद में ऐसे नहीं था, परिषद में वही लोग रहेंगे जो राजा अपनी इच्छा अनुसार उसमें डालेगा। जैसे मान लीजिए ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब इससे और इन दोनों से राजा की बनती है, राजा इनको योग्य मानता है, तो राजा ने क्या किया, इन तीनों को जो है इस परिषद में डाल दिया, इन दोनों को क्या हटा दिया। तो अब यही दोनों क्या करेंगे, केवल जो है राजा को सलाह देंगे। और जो सलाह दिया था ये क्या था, बाध्यकारी नहीं था, बाध्यकारी नहीं था, राजा के विवेकाधीन के ऊपर है, चाहे तो उसको माने, चाहे तो पूरी तरह से खारिज कर सकता है, ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे वर्तमान में देखो जो हमारा मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अगर आपत्ति है तो उस चीज को क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता एक बार, फिर दोबारा अगर वही उसको मिले तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इस समय जब परिषद था तो बाध्यकारी राजा के लिए नहीं था, राजा स्वतंत्र था, उसको चाहे माने या ना माने उसके विवेकाधीन पर निर्भर करता था। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो था आपका राजनीति था। अब आइए हम जो है 16 महाजनपद, देखिए 16 महाजनपदों का अगर मैं जिक्र करूंगा तो वह फायदा नहीं है। 16 महाजनपद में कुछ ऐसे महाजनपद है जो इंपॉर्टेंट है, 4-5 है, उनका मैं जिक्र कर दूं। हालांकि लिखवाने को मैं 16 भी लिखवा सकता हूँ, 16 भी बता सकता हूँ और 16 भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं एक बार उन 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों का मैं जिक्र करूंगा, ताकि आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर ले। और इसी के साथ हम जो 4 महाजनपद हैं जैसे मगध है, अंग है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम मगध का पूरा इतिहास पढ़ेंगे कि मगध आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, मगध की भौगोलिक परिस्थितियों को देखेंगे, मगध के शुरू से लेकर अंत तक जितने शासक रहे उनके शासकों को हम देखेंगे और चीज़ों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जब मगध को हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बौद्ध धर्म पे आएंगे और उसके बाद बौद्ध धर्म के उदय के विचार, शिक्षाओं के प्रसार के बारे में, पता अंत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक कमेंट जरा देखना चाहूँ कि क्या कोई कमेंट आया है, जरा मैं देख लूँ। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं आया, ठीक है। चलिए तो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों का मैं एक 16 महाजनपद हैं, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में से 4 ऐसे महाजनपद मैं लिख दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक था अवंती, अवंती लिख दूं, अवंती, अवंती, कौशल, मगध, मगध और मत्स्य, मत्स्य, यानी ये जो 4 महाजनपद थे ये सबसे महत्वपूर्ण थे। क्यों, देखिए 16 महाजनपद थे ये आपके, ये 16 महाजनपद हुए आपके, मान लीजिए ये 16 महाजनपद है। धीरे धीरे क्या करने लगे, सभी महाजनपद क्या करने लगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। और जब साम्राज्य का विस्तार करने लगे तो एक जनपद दूसरे जनपद क्या करने लगा, आक्रमण करने लगा, आक्रमण या हम कहें युद्ध करने लगा। और युद्ध करके उसको क्या अपने साम्राज्य में मिलाने लगा। तो अंततः सभी के सभी क्या लगे, एक एक क्या करने लगे, सभी महाजनपद दूसरे महाजनपद पर हमला करते थे और उसको क्या करते थे, अपने साम्राज्य में मिलाते थे। अंततः एक समय आया जब पूरे भारत में 16 महाजनपद की जगह केवल 4 महाजनपद ही बच गए।
अवंती, कौशल, मगध एवं मत्स्य। और फिर ये चार आपस में युद्ध किए, आपस में लड़ाई किए। उसके बाद मगध ने इन तीनों पर विजय पाकर पूरे भारत में एक महाजनपद ही बचा, मगध। और मगध सर्वदा ने मगध जो था हम जो मगध था ये सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया। और इनको भी इसने हटा दिया, इनको भी हटा दिया और इनको भी हटा दिया। फिर मगध शक्तिशाली बना। फिर बाद में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, इन दोनों ने मिलकर मगध को हराया और मगध पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये चार इतने ताकतवर कैसे रहे, इतने शक्तिशाली कैसे हुए, क्यों युद्ध हुआ, क्या कारण, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों में 4 सर्वाधिक शक्तिशाली थे, अवंती, मत्स्य, कौशल और मगध। अंततः मगध ने लगभग 3 सदियों में सभी महाजनपदों पर नियंत्रण पाया। यानी अंततः जो मगध था इसने 300 साल में, 3 सदियां यानी 300 साल में सभी महाजनपदों पर, इन 16 महाजनपदों पर इसने नियंत्रण पाया। अब जानते हैं कि आखिर मगध ऐसा क्या था जिसने पूरे महाजनपद, यानी जिसने 15, क्योंकि 16 था, 16 में से खुद था जिसमें 15 महाजनपद पर इसने क्या किया, नियंत्रण। ऐसा क्या था इस मगध के बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पेपर में देखिए पूछ सकता है यह लॉन्ग में कि महाजनपद के की विशेषताओं का वर्णन करें या उन कारणों का स्पष्ट करें कि महाजनपद काल में मगध सर्वदा शक्तिशाली रहे, या मगध इतना शक्तिशाली शासक था, इसके कारणों पर टिप्पणी करें या संक्षेप में लिखें। यहाँ पर सबसे पहले हमें जानते हैं कि मगध जो था इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, और इतना शक्तिशाली इतना शक्तिशाली जो है कैसे हो गया। और इनमें 15, क्योंकि 16 महाजनपद है, 16 में से तो एक मगध खुद ही था, तो बाकी उसने 15 महाजनपद को किस तरह से हराया, किस तरह से इसने क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया, उसके बारे में जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं मगध को अगर लिख दूं, मगध को देखिए, मगध पे कई सारे वंशों जो मगध था, इस मगध पर कई सारे वंशों का शासन रहा। जैसे अगर मैं लिखूं वंश के बारे में, जैसे हर्यक वंश, ये एक वंश रहा जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश में अगर आप लिखें तो इसमें जैसे हो गया बिंबुसार हो गया, बिंबसार हो गया, फिर अजात शत्रु हो गया, और अजात शत्रु हो गया। उसके बाद शिशुनाग वंश आप ले लें, फिर आता है शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश को अगर आप देखें तो शिशुनाग वंश में आपका शिशुनाग खुद आ जाता है, शिशुनाग, और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था कालाशोक, ये आता है। तो ये क्या थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद तीसरा एक और वंश आता है जिसका नाम था नंद वंश। अब बात करें नंद वंश में भी कुछ लोग थे नंद वंश में, जैसे महापद्मनंद था, और घनानंद। ये क्या थे, ये जो था हमारा जो मगध था, इस मगध पे 3 साम्राज्यों ने, 3 वंशों ने शासन किया। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। इन 3 वंशों का शासन रहा, और इन तीनों वंशों में 2-2 व्यक्ति क्या थे, मगध पर शासन किए। और इन तीनों वंशों ने लगभग 300 साल तक क्या शासन किया। मान लीजिए 100 साल ये हो गया, आप 100 साल इसको ले लें, और 100 साल समझ लिया इसको ले लें, आप ऐसा ले लें। और इन तीनों ने धीरे धीरे क्या करके क्या किया, पूरे मगध का विस्तार किया। इन पूरे 16 महाजनपदों पर एक तो एक खुद था, तो इसने क्या किया, उन 15 महाजनपदों पर इसने क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। अब जानते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि मगध ने इन सभी क्या किया, साम्राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसको जानने से पहले मैं आप लोग से कहूंगा कि एक स्क्रीनशॉट आप इसको ले लें,
ताकि आपको चीज़ें समझने में और याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आप आगे देखिए। चलिए इसको जो है मैं क्या करूँ, इरेज कर दूँ। सबसे पहले इसको जो है मैं इरेज कर दूँ। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे कि मगध राजनीतिक सफलता के कारणों को पढ़ेंगे कि जो मगध था अगर इतना शक्तिशाली हुआ तो इसके राजनीतिक क्या कारण थे, इसके राजनीतिक कारणों को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। राजनीतिक कारणों को क्या हम पढ़ेंगे। देखिए मगध राजनीतिक सफलता के कारण, मगध राजनीति की सफलता के कारण, पहला कई कारण थे। पहला विभिन्न शासकों की योग्यताएं, यानी मगध इतना सफल हुआ तो कई कारण था। पहला था विभिन्न शासकों की योग्यताएं, जैसे बिंबिसार ने अंग को जीता। यानी ये कहने में कोई दोहराई नहीं है या अतिशयोक्ति नहीं है कि मगध में जितने भी शासक ने सामान्यतः योग्य रहे, योग्यता उनके अंदर थी, इसमें कोई दे, क्योंकि योग्यता थी तो ही तो आपने इतने बड़े बाकी जनपद को जीता। यानी आपको अगर हथियार दे दें, सब कुछ पैसा दे दें, अगर आपका योग्यता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास हथियार और धन सीमित है, योग्यता होगी तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। तो योग्यता या मेन थी। तो मगध के कुछ शासक ऐसे जो योग्य थे, जैसे बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया, अंग को जीता, अंग को क्या किया, मगध में मिला दिया, यानी अंग को समाप्त कर दिया भाई। फिर उसके बाद आगे देखिए, मगध की राजधानी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। यानी उस समय किसी भी जनपद की राजधानी ही मेन होती थी कि कोई भी अगर जीतना चाहता था तो वो राजधानी को क्या कर रहा था, वो आक्रमण करता। यदि राजधानी उसके नियंत्रण में आ गया तो क्या होता था, उसका उस जनपद को अपने में मिला लेता था। तो जो मगध की जो राजधानी थी वो क्या बस सुरक्षित थी, भौगोलिक रूप से सुरक्षित थी, अन्य कारणों से भी क्या वह सुरक्षित थी, इसलिए मगध को कोई जीत नहीं पाया और मगध ने सबको जीता। एक और कारण है, मगध का आर्थिक आधार मजबूत था। यानी जो मगध था वो आर्थिक रूप से क्या था, मजबूत था। यानी आर्थिक रूप से मजबूत था। आपको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत था, क्योंकि जो मगध था यह गंगा के मैदान के क्षेत्र में था, और गंगा के मैदान के क्षेत्र में था, इस वजह से जितने भी उपजाऊ जितने भी उपजाऊ जो जमीन थी, उपजाऊ जितने भी उपजाऊ जमीन थी, उस उपजाऊ जमीन पर मगध का सीधे नियंत्रण था। और अच्छा खासा से क्या होता था, राजस्व मिलता था। राजस्व क्या मिलता था, जिससे वह अपने उस राजस्व का प्रयोग सेना में, कर्मचारियों को वेतन देने में, हथियार को खरीदने में इत्यादि में ठीक ठाक मात्रा में प्रयोग करता था। साथ ही आंतरिक एवं बाह्य व्यापार सिक्कों का प्रयोग, इसके साथ साथ क्या थी, आंतरिक, यानी आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिलते थे। यानी आंतरिक व्यापार होता था, जिस देश के अन्य 16 महाजनपद उनके अंदर व्यापार करता था, प्लस बाहरी व्यापार भी करता था। इसके साथ साथ सिक्कों के प्रचलन थे, सिक्कों के प्रचलन, इन सभी आर्थिक मजबूत था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मजबूत हुआ सैनिक रूप से, सैनिक ताकत के रूप में अपने साम्राज्य के विस्तार में। अब आगे देखिए, एक मजबूत सैन्य आधार जैसे सेना में सभी एक मजबूत सैन्य आधार जैसे सेना में संभवतः मगध के शासकों ने हाथी का पहली बार प्रयोग किया। इसके साथ साथ जो मगध की जो सेना थी, इसमें क्या थे, लगभग 6000 का ऐसा अनुमान है कि 6000 क्या करते थे, यह हाथी का प्रयोग करते थे। अब संभवतः, और इन्होंने पहली बार प्रयोग करना प्रारंभ किया, यानी युद्ध में हाथी का प्रयोग इन्होंने पहली बार प्रयोग किया। और 16 महाजनपद में कोई भी ऐसा महाजनपद नहीं था जो हाथी का प्रयोग करता था। आप ऐसा सोचो कि कहीं आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और एक साथ 6000 हाथियों को अगर आप छोड़ दो युद्ध के मैदान में, या एक साथ दौड़ा दो, तो सोचो कितना खतरनाक था। तो इससे कहीं ना कहीं क्या था, ये आर्थिक, इससे भी और मजबूत रही इसकी सेना। इसके साथ साथ जो लॉ आयोग्स हो गए, क्योंकि उस जैसे झारखंड ले लो, झारखंड तो पहले बिहार में पड़ता था, मगध यानी वर्तमान बिहार,
मगध यानी वर्तमान आपका बिहार। तो बिहार में पहले झारखंड पड़ता था, तो जितने भी लो आयस के जो खाने थे ये क्या पड़ता था, मगध के नियंत्रण में था। तो उससे लोहे के हथियार बनाना, विशाल जंगल था जिसके वजह से क्या हाथियों का प्रयोग करना, उपजाऊ क्षेत्र पर इसका नियंत्रण था, जिससे क्या करता था, ये जो था यह मगध था सर्वशक्तिशाली था और शासकों की योग्यता, इस वजह से मगध ने अंततः सभी जनपदों को हराकर एक महाशक्तिशाली, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य की इसने स्थापना की, एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना। लोग के खाने के नजदीक होना, विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, डेनियस नामक शासक 500-600 ईसा पूर्व इत्यादि के कारण। अब जानिए प्रभाव। अब इस मगध का अब प्रभाव देखिए उत्तर पश्चिम भारत में खरोटी लिपि का प्रचलन, मौर्य कला पर प्रभाव, ठीक है, इन सभी चीजों को था। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों मगध के बारे में और भी चीजें हैं, मगध के बारे में अन्य चीजें भी है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं पहले इसको मिटा दूं। अब यहाँ पर जान लीजिए, देखिए भारत में 1500 ईसा पूर्व यूनान का शासक जिसका नाम था यूनान का, उसके बाद ईरानी आक्रमण डेरियस नामक शासक, डेरियस नामक एक व्यक्ति था, मैं लिख दूं यहाँ अच्छे से, डेरियस नामक शासन, डेरियस नामक शासक। अब आगे देखिए, अब 1516 ईसा पूर्व में डेरियस नामक जो शासक था इसने क्या किया, आक्रमण किया था। और जान लीजिए सिकंदर का आपने नाम सुना है, सिकंदर जो था इसने भी आक्रमण किया था। अब इसने कब आक्रमण किया था, इसने जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक इसका आक्रमण रहा। यानी इसका जो आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक, यह 19 महीने तक भारत में रहा, या इसका आक्रमण रहा। और इसको किसने हराया, पोरस ने हराया, ठीक है। पोरस ने क्या किया, इसको हराया, पोरस ने इसको हराया, तो आक्रमण किया। ये भी कहीं ना कहीं कारण था, यही भी कहीं ना कहीं कारण था मगध के साम्राज्य में। अब कहो इससे कैसे मगध का साम्राज्य का विस्तार हुआ, क्योंकि डेरियस नामक जब शासन ने आक्रमण किया तो मगध पे नहीं किया, बाकी क्षेत्रों पर किया, कमजोर हुए, पीट दिया। सिकंदर ने जब भारत पर, तो पोरस ने उस पर क्या किया, हमला किया, तो दोनों कमजोर हुए, सिकंदर और कमजोर हो गया, समझे। तो ये सब चीजें हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप चीजों को आप जान लीजिए। देखिए सिकंदर जो था वो 19 में, सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व 19 महीने सिकंदर का रहा। सिकंदर मकदूनिया या यूनान का शासक था। खैबरा दर्रा को पार करते हुए भारत घुसा। यह मकदूनिया, ये जो था मकदूनिया, लिख दूं यहाँ पर, मकदूनिया या ईरान का शासक खैबरा दर्रा को पार कर के भारत घुसा। यानी खैबरा दर्रा को पार करते हुए भारत में घुसा। अब जो है इसका एक स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के बुद्ध कालीन, जिसे हम जनपद काल, सूत्र काल के नाम से जानते हैं, राजनीति में आज को इतना पढ़ा के इसको विराम देते हैं। कल राजनीति में अन्य क्षेत्रों को देखेंगे, उसके बाद हम गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर जैन के बारे में कल का सेशन हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लगभग हमने राजनीति के बारे में पढ़नी है। अब 2-4 चीज़ें मगध के बारे में हमें पढ़ना रहेगा, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में
हम पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है। यदि हेल्पफुल रहा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं कहूँगा आप लोगों का जो वीडियो आप लोगों ने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।